पहले ये था कि जोजू कला में जब गांव-गांव जाकर बातचीत कर रहे थे, तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि किसी अनजाने गांव में जाकर अकेले बातचीत करना थोड़ा झिझक रहती थी अंदर। और यहाँ पे जब परसों गए, तो ऐसा लगा उसके बाद कि अकेले जाकर भी बातचीत कर सकते हैं, भले ही वो अनजाना गाँव हो। एक एक्सपीरियंस अनुभव है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी जब जनगणना हुई, तो मेरे गांव का जो टीचर है जो जनगणना करने आया, उससे मेरी थोड़ी बहस हो गई कि भाई आप निजी जानकारी पूछ रहे हो, तो आप ये पहले तो ये बताओ कि ये मैंडेटरी है या नहीं, अनिवार्य है या नहीं। उसने मौखिक तो बोल दिया। मैंने बोला आप लिख कर दो, मौखिक नहीं। मौखिक आपने पहले भी बोला है, वैक्सीन के टाइम पे भी बोला है कई लोगों ने कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो आपको स्कूल कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी, ना पेपर देने दिया जाएगा। तो आप लिखित में दो, आप मौखिक नहीं। तो वो बोलता है बहस के बाद काफ़ी कि भाई तू वहीं चला जा। पहले तो आई कार्ड दिखा रहा कि ये एसडीएम की सील लगी, मोहर लगी है, और ये आई कार्ड रहा मेरा। मैंने इसका क्या करूँ, एसडीएम की सील लगी है तो इस पर तो लिखित में दे। तो वो बोल रहा है कि नहीं, मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ पेट्रोल के, तो वहीं चला जाए एसडीएम कार्यालय। कि भाई मैं क्यों जाऊँ, आप आए हो मेरे घर, तो आपकी सिरदर्दी ये मेरा जवाब देना। और ये एक बात बताओ कि ये अनिवार्य है या नहीं है, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद मैंने जब आरटीआई डाली, तो वहाँ पे क्या हमारे एरिया में थोड़ा ऊंचे अधिकारी जैसे हेल्थ मिनिस्टर हो गए, इन चीज़ों को थोड़ा कम समझते लोग। एसडीएम कलेक्टर इनको बड़ी चीज़ मानते। तो मैंने एसडीएम के पास आरटीआई डाली। ये अखबार की कटिंग है 8 मई 2023 की। एमपी बोर्ड के फॉर्म की जानकारी, बाजार में 80 पैसे में 100 बच्चों का डाटा, 80 पैसे में 100 बच्चों का डाटा बिका है मार्केट में। तो इसकी क्या गारंटी है कि भाई ये डाटा हमारा हाँ, कोई बात नहीं, चलने दो। ये डाटा हमारा सेफ रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया जी। उसके बाद जब आरटीआई डाली, मैंने आरटीआई का जवाब आया। मैंने प्रश्न पूछा था इस जनगणना में व्यक्ति की निजी चीज़ों के मतलब जानकारी पूछ रहे हो, जैसे टीवी, वाहन, घर के बारे में, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी, तो क्या ये बताना अनिवार्य है। तो एसडीएम कार्यालय से जवाब आया, आपका उक्त प्रश्न नीतिगत और स्पष्टीकरण मांगने वाला है। नीतिगत और स्पष्टीकरण मांगने वाला है, इसलिए अस्वीकार है। यानी ये बात वो भी मान रहे हैं कि ये नीतिगत है, गलत वो भी नहीं बता रहे, क्योंकि लिख के तो वो दे ही नहीं सकते कि भाई ये गलत है, तो वो ही फंसेंगे। मिस हो रही है। ये जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये समर्पित थी यशस्वी के जन्मदिन के लिए। पता है आपको? घेवर पच गया, जो केक था घेवर में वो पच गया होगा। तो ये उसके जन्मदिन के लिए आपने परसों शाम को सभी ने हृदय से उसको आशीर्वाद, और वो समाज और राष्ट्र के लिए उसका जीवन सार्थक हो, उसके लिए हमने उसको आशीर्वाद दिया। और एक मेरी थोड़ा शिकायत भी है आप सबकी तरफ से, और वो शिकायत यह है कि परसों तो दोनों सास बहू बैठी यहीं थी, अब तो केवल यशस्वी की दादी बैठी है यहाँ। तो यह है कि भाई सास ने पता नहीं क्या खा के जना, अगला एक देश और हमारे लिए समाज के लिए एक पर्सनल थी वो दही, तो जो खाया वो बहू को तो बता दिया। तो बहू ने भी एक अलग ही एक प्रतिभा जो है वो दही है। यशस्वी भी अपने क्षेत्र में एक अलग देश में एक चमकता हुआ वो सितारा है। तो जो ये सास बहू ने खा के जने हैं, तो वो थोड़ा हमें बता दें, तो अपना कुछ ना तो पोता तो एक ऐसा जो है वो ले समाज को इसका लाभ और मिले। तो इतनी महत्वाकांक्षा ठीक रही हो, औरों को भी थोड़ा वो बताएं तो ठीक है। और यशस्वी देवेंद्र भलारा और देश को मिले, तो हाँ उसके लिए बूंद, हाँ उसके लिए। और दूसरा ये है कि ये जो जनता सरकार मोर्चा है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो गंगा के किनारे
महात्मा रहते थे। तो एक महात्मा जी सुबह ही सुबह रोज गंगा के नज़दीक इसलिए रहते थे कि रोज अपना गंगा में स्नान करो, पवित्रता हो, ध्यान और साधना अपना करें, जीवन को सफल बनाएं। तो उसके लिए एक महात्मा, महा का महीना, ठंड पड़ रही बहुत ज़्यादा, पाला पड़ रहा और कोहरा पड़ रहा। तो एक महात्मा जी सुबह उठे, चलो गंगा स्नान करेंगे फिर साधना करेंगे। अब वो अपना गंगा तक गए, लेकिन ठंड इतनी थी कि बहुत हिम्मत जुटाई, लेकिन उनमें गंगा में प्रवेश नहीं करा गया। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला शॉर्टकट, और उन्होंने अपना खड़ाऊ में से पैर निकाला और वो अंगूठा गंगा में डुबो दिया। डुबो करके खड़ाऊ पहनी और फिर अपना वापस वो चल दिए। तो रास्ते में आते हुए गंगा स्नान के लिए एक महात्मा और मिल गए। उन्होंने देखा कि महात्मा जी ये गए थे, जल्दी लौटिए, अरे लग तो नहीं रहे, नहाका है। तो बोले महात्मा जी स्नान नहीं किया? तो महात्मा जी बोले नहीं, अंगुष्ठानम स्नानम तो हम स्नानम। अंगुष्ठानम, अंगूठा को स्नान कराया ना, अंगुष्ठानम स्नानम तो हम स्नानम। अब वो भी महात्मा को ठंड तो होने लग रही, उन्होंने उनका हाथ लगाया कंधे से, बोले तुम स्नानम तो हम स्नानम। दोनों अपना वापस। अब जनता सरकार मोर्चा उस मुकाम पर है, ये जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उसके बात चल रही है ना, आप जो आपसे हाथ लगा देगा वो भी रूपांतरित हो जाएगा, और जिसको आप छू दोगे वो भी रूपांतरित हो जाएगा, और आपके ही फ्रीक्वेंसी में वो आ जाएगा। बस जरूरत एक है कि हमको लोगों के बीच जाकर इस फ्रीक्वेंसी को टच करने की या टच कराने की। अब उसके लिए हम निकले ही ना, तो भाई अब क्या तो जनता सरकार मोर्चा करे, क्या डॉक्टर साहब करें। अब यहाँ से तो एनर्जी फुल। अब आपको पता नहीं है आपका चेतना का स्तर वो क्या है। कुछ लोग यहाँ बोल रहे थे कि हम तो पहली बार माइक लिया है, लेकिन जो गजब उनका अंदर से जो निकल रही थी उसमें वो सच्चाई और वो दर्द और मतलब करने। तो ये हमको जो यहाँ से मिलता है, अगर हम उसको डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं कि भाई जो हम यहाँ से लें, अगर उसको खाली नहीं करेंगे तो ऊपर से स्रोत से आना जो है वो आएगा ही नहीं, जो बर्तन पहले से भरा हुआ। तो यहाँ से जो मिला है उसको क्षेत्र में जाकर के अपने गांव में, अड़ोस में, पड़ोस में अपने उसको खिलाओ। और लोगों को अब नाम भी जनता सरकार मोर्चा का इतना फैल गया है कि आप एक बार जाकर कह दो मैं जनता सरकार मोर्चा का हूँ, तो अरे तो भी एक अलग ही दृष्टि से लोग हमको वो देखते हैं, फ़ोन आते हैं इतना। अब मेरे फ़ोन तो मुझे, अब मैंने एक कार्यकर्ता के लिए वो ट्रांसफ़र कर रखी थी कॉल, लेकिन अब वो मैंने परसों से किसी ने कहा कि वो फ़ोन उठ नहीं रहा यूपी वाला, तो मैंने वापस कर लिया। अब मैं बैठा ही हूँ यहाँ, मतलब ये हाल है फ़ोन का कि आप मतलब कल परसों ही मैंने कॉल रिवाइव, तो परसों से लगभग 1000 कॉलें वो आ गई हैं। मैं वो अभी कार्यक्रम में हूँ तो सब उठा भी नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सचिन को भी लगाया, मैंने भैया तेरे जरा तो नई बात बन रही है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो ये है यूपी 75 ज़िले हैं, तो 75 के 75 जिलों के कुछ कार्यकर्ता तय करके और उनके नंबर दिए जाए कि भैया अपने अपने ज़िले के कार्यकर्ता से अपना संपर्क करो, और ये जो समस्याएं वो भी हैं, जनता सरकार मुझे प्रोग्राम वगैरह लगाने हैं तो वो भी हम करेंगे। और 75 जिलों से 2-2, 3-3 कार्यकर्ता बुला करके हम एक मीटिंग करने का, ये जो लोन वाला जो प्रोसीजर है उनको फॉर्म भरना, मतलब ये जो लिंक भरते हैं उसको भरना, और कैसे भरना और आगे की क्या क्या कार्रवाई कैसे कैसे करनी है। तो हर जिले में 2-3 कार्यकर्ता का टेंड हो जाएंगे, तो कम से कम कुछ नहीं तो उनका ये लिंक पे अपनी डिटेल जो लोन संबंधी है वो तो भरवा ही सकते हैं, क्योंकि एक आदमी तो कर नहीं सकता। और जनता सरकार मोर्चा का भी यही ध्येय है, उद्देश्य है कि भाई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये गुणात्मक गति वो बढ़ती जाए। और उसी से अब केवल इतना है कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे पास वो मैकेनिज्म वो नहीं है कि उनको हम अपना संपर्क कर सके। तो इसके लिए सबको निकलना पड़ेगा, सबको प्रयास करना पड़ेगा। तो ये मुझे कहना है कि और पुनः यशस्वी को और यशस्वी हो, और
यशस्वी भाव, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वो हमको बहुत अच्छे समझ में आती है। जिन चीज़ों के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, उन चीज़ों के बारे में मोर्चे के लोगों को लगभग बड़ी अच्छे तरीके से पता होता है। तो मेरे अंदर, या फिर मैं बोलूँ अपने सभी मोर्चे के लोगों की तरफ से भी कह रहा हूँ कि मोर्चे के लोगों को जिन चीज़ों का पता होता है ना, वो गांव में या शहर में किसी अन्य जो मोर्चे से नहीं जुड़े हैं उनको उतना नहीं पता होता। तो ये इम्प्रूवमेंट बहुत बढ़िया है। और जैसे परसों हम गए थे, घर घर जाके लोगों को आमंत्रित करके आए, लोगों को बता के आए, तो ये भी चीज़ें कुछ अच्छी सीखने को मिल रही है। और इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं मेरे गांव में कभी भी स्टेज पे नहीं चढ़ा हूँ, कोई कविता सुनाने, कहानी सुनाने, कुछ भी। और गांव में पहली बार मैंने घर घर जाके लोगों को इकट्ठा करके, और लगभग 100+ लोग थे, इकट्ठा कर लिए, और पहली बार उनके सामने मैं कुछ बोला और उनको सवाल दिए, उनके सवालों के जवाब दिए, और मेरे क्वेश्चन भी उनके साथ आदान प्रदान किए। तो ये चीज़ मुझे मोर्चे से सीखने को मिली है। तो इन सब के लिए मैं डॉक्टर साहब का और मोर्चे के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज। तो मोर्चे से आने से पहले ज़िंदगी में इतनी खुशी नहीं थी, तो आने के बाद एक ज़िंदगी में लगता भी छोटा कोई मकसद मिल गया है। तो पहले ज़िंदगी बुझी बुझी से जी रहे थे, भय भी था, अब थोड़ा थोड़ा वो भी हटने लगा है। मोर्चे जिनको भी जैसे साथी अच्छे साथी मिल रहे हैं तो पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है समाज में। जैसे भी जा रहे हैं, जो ज़िंदगी है वो अलग तरह की ज़िंदगी हो चुकी है, अलग मोड़ पर ज़िंदगी जा रही है। तो इतने बोले धन्यवाद। मैं कल नहीं आन पाया, परसों था, बैठ के आया पूरे जगह पे, और आज रेल में था कि रेल में जाते जाते मैं बाट दूंगा यहीं पर से, बाट पर 50-60 बाटे जी। एक जना बोला इसकी है बुलारा की, यो तो पिटेगा भाई, मैं यो पिटेगा नहीं तो नुकरा भाई मेरे मार लिए आगे जान को दूँ तन। हाँ बस यही है जी। मेरा नाम विकास तिवारी है और मैं डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। कल 11 जुलाई है, कल 11 जुलाई को मेरा 1 साल पूरा हो जाएगा। 11 जुलाई से ही मैंने सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 दिवसीय ट्रेनिंग अटेंड की थी। उसके बाद फिर मैं ऐसा गायब हो गया। उस 3 दिन की ट्रेनिंग को सीखने के बाद मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी, उन सब चीज़ों को देखते हुए फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं किसी का सहारा लूँ, किसी का सहयोग लूँ, कुछ नहीं। मुझे मकसद मिल गया था और मैं उस मकसद को पूरा करने के लिए निकल गया था। अपने गांव में मैंने 1 महीने भूखा हूँ लोगों के सामने, मगर वहाँ पे मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। तब मैंने अपने आप को एनालिसिस किया कि क्या कारण है जो हमारी बातें हमारे ही गांव के लोग नहीं सुन रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं। तो बाद में हमने सोचा कि यार हम इनके साथ में उठे बैठे हैं तो ये हमको समझते हैं, अच्छा ये वही है, इतना ज्ञानी हो गया है, आज मुझे ज्ञान की बात बता रहा है। अरे यार बेकार की बातें होंगी। ये सभी के साथ होता है। अगर आप कोई भी नई बात अपने पड़ोसी, अपने घर में भी अगर आप करोगे तो आपकी बात को कोई मानेगा नहीं। तो हमने वो जगह चेंज कर दी, हमने अपना गांव छोड़ दिया और अभी तक के मैं अपने गांव वापस नहीं गया। कल को 1 साल हो जाएगा। मैं 1 साल से बाहर ही बाहर भटक रहा हूं। अभी लेटेस्ट में हिमाचल प्रदेश में चंबा डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट में मैं काम करके आया हूं। मैं एक इंटरनेशनल एनजीओ के तहत काम भी करता हूं और पिछले करीब 22 सालों से काम कर रहा हूं। वो इंटरनेशनल एनजीओ जो है हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर काम करता है। अभी जो लेटेस्ट मैंने 2.5-3 महीने का प्रोग्राम किया है वो हेल्थ के ऊपर ही था। उसमें भी हमारे गांव में जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के ऊपर मेन फोकस था। उसमें एक HPV वैक्सीन का मेन जिक्र होता था। जब हम गांव में जाते थे या जो हमारी छोटी सी हॉस्पिटल होती थी जिसको हम लोग सब सेंटर बोलते हैं, गांव में उपकेंद्र बोलते हैं, उपकेंद्र पे एक एनम बैठी होती है। एनम का काम होता है कि नज़दीकी की जितनी भी आशा वर्कर होती हैं उन आशा वर्कर के जरिए से वो गांव की गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती उनका पूरा डेटा रिकॉर्ड रखती थी। वो हमारा काम था कि हम उनको जा कर के उनसे पूरी बातचीत करते थे कि कैसे आप काम करते हो, किस तरह से काम करते हो, फिर आपके ऊपर दबाव कैसा बनता है।
एनम के खुले शब्दों में था कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा दबाव इस समय HPV वैक्सीन का है। फिर जब HPV वैक्सीन का निकल के आता था तो मैं उसके ऊपर पूरा डिस्कस करता था उनसे। डॉक्टर कमलप्रीत जी की जो किताब है, हालांकि मैंने आज ली है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन पढ़ा भी है, देखा भी था, इसको समझा था, तो डिस्कस किया। तो उनको खुद मेरी बात जब मैं करता था तो उनको एहसास होता था कि कितनी बड़ी गलत फहमी में हम लोग जी रहे हैं। एक एक एनम, एक एक आशा वर्कर, एक एक मेडिकल ऑफिसर जो वाकई नहीं जानते हैं कि वैक्सीनेशन क्राइम क्या है, कैसे है, क्यों है। यहाँ तक कि जिस क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा था उस क्लाइंट को भी मैंने 2 घंटे के अंदर में उसको समझा करके बता करके वापस भेज दिया। आज वो मेरे मुरीद बने हुए हैं कि आप ये सब जानकारी लाते कहाँ से हो। तो मैं उनको क्यों बताऊं कि मैं डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी से ले रहा हूं। मैंने कहा आप भी लो, मैंने उनको लिंक दिया, सब कुछ दिया, आप इस पे जुड़ जाओ, आप मेरा नाम मत लो, आप करते रहो आप। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, अगर आपको डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा के जरिए एक रास्ता मिल गया है तो रास्ते पे चलना आपको खुद पड़ेगा, कोई उंगली पकड़ करके आपको चलाएगा नहीं। इसलिए आपको खुद चलने की आदत डालनी होगी, और जब तक आप आदत नहीं डालोगे, जब तक आप गिरोगे नहीं, खड़े नहीं होगे, गिरोगे नहीं, खड़े नहीं होगे, तब तक कि आप चलना नहीं सीखोगे। अगर आपको चलना सीखना है तो आज से ही आप अपने आप को बाहर की ओर निकलना सीख लीजिए कि हमको खुद निकलना है, अपने आप निकलना है। जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक के हम सीखेंगे कैसे। बस इतनी सी बात। और रही बात कि अभी जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में आपने क्या सीखा, तो पिछले 2 दिनों में मैंने एक नई चीज़ सीखी। एक नई चीज़ सीखी जो कल मैंने सीखी दहेज को लेकर के। जैसे कहते हैं कि दहेज समाज की एक समस्या है, समाज की समस्या जैसे भी बताई डॉक्टर साहब ने भी कि दहेज समाज की समस्या है। ऐसा नहीं है, समाज के द्वारा जो बहू बेटियों को दिया जा रहा जो उपहार है वो समस्या बन गया है, इसको बना दिया गया है। दहेज कोई समस्या नहीं है। हेमंत कुमार है और राजस्थान सीकर का रहने वाला हूँ। तो मेरे को पिछले 2 दिन में एक चीज़ समझ में आई कि अपन बहुत सारी गलतफहमियाँ पाल के रखते हैं, है ना। जैसे कि मतलब इनको देखने का तरीका, मतलब अपनी समस्याओं को देखने का तरीका, जैसे जो समस्या है अपना उस पर फोकस होता ही नहीं है, अपना उसके कारणों पे फोकस होता है। तो उसको देखने का नज़रिया मेरा बहुत अच्छे से चेंज हुआ और मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया कि मतलब चीज़ों को कैसे देखना चाहिए। और एक दूसरी चीज़ के मतलब अपन कितना ही सोचते रहे, अंदर ही अंदर कितना ही सोचते रहे, जब तक फील्ड पे नहीं निकलेंगे ना तब तक संभव ही नहीं है कि मतलब आप जो मतलब करना चाहते हो वो कभी होगा, है ना, वरना बस वो सपनों में रह जाएगा आपके। दूसरी चीज़ है ना, एक मेरे मतलब सामने वाले को जैसे अपन समझाते हैं, है ना, अपन बताने जाते हैं, बस अपन बता के आ जाते, कभी उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से है ना वो सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि अपन मतलब आखिर में मतलब करना क्या चाहते हैं। बस दिया है 2-4 बात फेंका है उसको और कि भाई ये है आना है, लेकिन वो नहीं आते कभी भी ऐसे। तो आपको उनसे कनेक्ट करके बताना पड़ेगा कि ये समस्या तुमसे रिलेटेड कैसे है। एक बार शुरू में तो बताना पड़ेगा ना। वो 2-4 मिनट जो आप देख के आते हो उससे आप मतलब कोशिश ये किया करो कि मतलब उसको समझ में आए कि ये मेरे से रिलेटेड क्यों है और मेरे को क्यों जाना चाहिए। इतना आप अगर इतना करने में कामयाब हो गए तो आपकी वो थोड़ी बहुत जो वो मतलब लोगों के आने की संख्या बढ़ जाएगी। बाकी तो फिर जो जिनको करना है वो अपने आप करेंगे। बस मेरे को ये समझ में आया, मतलब आपको खुद को ही करना पड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं छोड़ना पड़ेगा। साथियों को, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम तरनजीत सिंह है। मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग वैसे पूरी नहीं करी, मैं अभी कल ही आया था। पर मेरे को लगता है जो एक कॉमन टूल जो सभी के अंदर है ना, वो है इंसानियत को लेके दर्द। जिसको समाज में कहीं पे भी कुछ गलत होता हुआ नज़र आ रहा है और उसके अगर अंदर दर्द हो रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो समझ लीजिए कि उसको भगवान ने जो इंसान बनाया वो बिल्कुल ठीक बनाया। अब अमूमन होता क्या है कि जिस चीज़ को देख के मैं गलत समझता हूँ कि ये गलत हो रहा है, तो हम बाकी सबसे अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं कि उनको भी क्या ये गलत लग रहा है। तब तक हम अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करते। जिस दिन हमें ये समझ आ जाता है कि हाँ ये गलत हो रहा है और हमको किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है किसी से कि कोई और इस चीज़ को गलत समझता है या नहीं समझता, तब तक हमारी जर्नी स्टार्ट नहीं होती। और जिस दिन जर्नी स्टार्ट होती है तो हमें समझ आता है कि भगवान ने हमको ये अंदर, हमारे सब के अंदर एक ये टूल दिया है, एक हथियार दिया है।
अब जो काम डॉक्टर साहब यहाँ पे कर रहे हैं वो इस तरीके से है कि मान लो जैसे हमारा गुरबानी में एक बात बताते हैं, ज्ञान खड़ग करके। ज्ञान हम सबको पता है, खड़ग मतलब होता है तलवार। वो तलवार सबके पास है। डॉक्टर साहब ने उस तलवार पे धार लगाने का तरीका बता दिया हमें कि ज्ञान के द्वारा ही उस तलवार पे धार लगेगी, और तलवार चलाने की नौबत आएगी या नहीं आएगी, लेकिन उसकी धार से चमक इतनी हो जाएगी कि आपके जो विरोधी हैं, जो गलत करने वाले हैं समाज में, वो उस धार से ही डरेंगे। तो मेरे को लगता है कि हमको डॉक्टर साहब जैसे लोग बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं कि खुद ज्ञानी बनिए, खुद पढ़िए, खुद अप्लाई कीजिए, ताकि ये जो धार है ये बरकरार रहे और ये समाज की सेवा में काम आ सके। धन्यवाद जी। माताओं बहनों को नमस्कार। मेरा नाम अशोक आनंद है और पाई गांव है सोनीपत में। मैंने अभी इन 3 दिनों में ये बदलाव देखा है अपने अंदर कि किसी भी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण चेंज हुआ है। जो नेगेटिविटी पहले थी उसकी निस्बत मैं पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करने लग रहा हूँ, और जो किसी से कनेक्ट होने के लिए एक हर एज से कनेक्ट होने के लिए उसको उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। जैसे बच्चे से कनेक्ट होना है तो अलग फ्रीक्वेंसी है, उससे बड़े 12-14 साल के बच्चे से कनेक्ट होना है उसकी अलग फ्रीक्वेंसी है, युवा से अलग कनेक्ट होना है उसकी अलग फ्रीक्वेंसी है, माताओं बहनों से कनेक्ट होना है उसकी अलग फ्रीक्वेंसी है। तो जब तक वो फ्रीक्वेंसी हम महसूस नहीं करेंगे अगले की, तो हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। वही दिक्कत मेरे साथ भी थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब शब्दा का गलत प्रयोग करूँ था, तो जो मैंने यहाँ आने के बाद एनालिसिस करा है वो मतलब सुधार की तरफ मैं महसूस करने लग रहा हूँ। और तो आप जब सारे संगी साथियों का भाई से और मार्गदर्शन रहेगा, जैसा जैसा होगा वो फिर आगे करते रहेंगे। या तो इसी यात्रा है ना जो खत्म नहीं होने वाली। मेरा नाम ओमपाल है, हरियाणा राज्य, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। गांव मेरा जमुना के पास है, गोयला खेड़ा। और मैं इस कार्य में पहले से ही जनता के बीच में लगा हुआ। जो मैं यहाँ आया हूँ, मैं पिछले 3 दिन की जो ट्रेनिंग थी उसमें भी आया था, लेकिन उसका जो चर्चा थी, उसमें जो बातचीत थी, उसका मैंने इस समय के बीच में इस ट्रेनिंग तक एक मतलब समझदारी बनाई, उसको देखा, उसका विश्लेषण किया। तो मैंने उसमें मान्या यो पकड़ लेगा कि यूं ही रास्ता है एक बदलाव का। और सबसे मेन बात जो मैंने यहां महसूस किया, पीछे भी किया और अब भी किया, कि यूं एक नैतिकता का इतना मजबूत रास्ता है, इससे अलग मैंने कोई और रास्ता नजर नहीं आता। यह बात मैं पूरा जोर देकर इसलिए कह रहा हूं कि हमने कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। खुद अपने से शुरू करते हुए और इस काम को हमने उस मंजिल तक ले जाना है जहां हमने इसमें कामयाबी हासिल होगी। तो साथियों, दूसरी बात यह है कि खुद से शुरू करना पड़ेगा। जो बात हमारे बीच में डॉक्टर साहब ने बताई है कि अकेला घर घर जाने का जो तरीका है, इस तरीके से अलग मेरी समझ से और कोई रास्ता नहीं है जिससे हमारी एकता मजबूत हो। और एकता के बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है, यह गारंटीड बात। तो मैं इस कार्यक्रम से पूरी तरह से संतुष्ट हूं और सब कुछ यानी कि ऐश मस्ती आल फाल सब कुछ त्याग करके मैं इस कार्य में बिल्कुल तैयार हूं, रात और दिन के लिए।
क्योंकि मैं सामाजिक जो मेरा गृहस्थी का जो मेरा काम था मैं उससे फारिग हूं, और 9 में फारिग हो गया था। 9 के बाद में मैं जनता के बीच में हूं, और सिर्फ इसीलिए हूं कि जो चला हुआ है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम है, पूरी तरह से मतलब खराब है। ये मानव हित में किसी भी 1% भी मतलब सहायक नहीं है। तो मेरा अंतिम समय तक ये लक्ष्य है कि मैं इसमें बदलाव के लिए काम करूंगा, और काफी मतलब ज्यादा से ज्यादा साथियों को इसमें शामिल करने की कोशिश करता हूं। आज भी मैं इसमें डिस्ट्रिक्ट पानीपत हल्का समालका के अंदर 5-6 साथियों के बीच में काम कर रहा हूं। मैंने उनको बताया, लेकिन मैंने यूं तय करा कि सबसे पहले मैंने इसमें कुछ जानना है, और मैंने इसके बारे में मतलब नॉलेज का है। जब पूरी तरह से मेरी अगर समझ में होगा तो आप सब साथी यहीं गांव के अंदर ही हम एक पूरा वहां प्रोग्राम कराएंगे। पहला प्रोग्राम हमारा डॉक्टर साहब का होगा। यूं मैंने इसमें शिक्षा है, यानी कि एक तरह से दोहराया भी है। इस तरह मैंने और कहीं कुछ नहीं मिला। मैं काफ़ी जगह गया हूँ, और ऐसे ऐसे साथियों के बीच में जो नु कहते कि सब कुछ यूं ही है, इतना बड़ा यूं ही है, सारा इसके हाथ में, लेकिन मैंने उसमें कोई नज़र नहीं आ। सिर्फ एक नज़र, अगर मैं मजदूरों की, गरीबों की, मेहनतकशों की अगर आज आवाज़ उठाना चाहता हूँ तो मैंने उनके जैसा बनना पड़ेगा। जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह। कोई किसी प्रकार का मैंने न्यारा कोई नजर नहीं आ के कोई हमारे से न्यारे, मतलब इसमें कोई ऐसी बात है कि वो अलग है। और अगली बात यो है कि मैं अपनी बात मतलब रागनी और गीत के माध्यम से भी पेश करता हूँ, या आपकी एक जानकारी में आपके बीच में रखता हूँ। जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसके लिए भी आदि सुनाई दो। इवनिंग काम दात नहीं यार, दिक्कत है थोड़ी। कोई बात नहीं, पकड़ लेगा, यो पकड़ लेगा। आप बोलते जाओ। साथियों, जिस मुहिम में हम लगे हुए हैं, यह एक बदलाव किया है, तो समझने की बात है। मेरा केवल समझाने का ये एक मकसद है, अनेकों प्रयासों से, अनेकों रास्तों से। एक छोटा सा गीत है। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। जो लक्ष्य हो अपना पूरा हो, जो लक्ष्य हो अपना पूरा हो, उस वक्त तसल्ली पाएंगे। ऐसे नहीं है डरने वाले, हम आगे बढ़ते जाएंगे। दिल में हजारों मौजे हैं, दिल में हजारों मौजे हैं, हम तूफान उठा कर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। 2 दिन की बारें हैं जग में, 2 दिन की बारें हैं जग में, क्यों जुल्म किसी का चलता है। जुल्म का सूरज लाख जले, हर शाम को लेकिन ढलता है। नफरत के शोले हैं दिल में जो, नफरत के शोले हैं दिल में जो,
उन्हें बुझा कर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। इस जग की खातिर गांधी ने भी सीने पर गोली खाई थी। इस जग की खातिर गांधी ने भी सीने पर गोली खाई थी। बच्चों को चढ़ाया सूली पर, बच्चों को चढ़ाया सूली पर, अपनी भी जान गवाई थी। हाँ, हम भी किसी से कम नहीं, हाँ हम भी किसी से कम नहीं, तकदीर बदल कर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जन जन की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जन जन की हुंकार है। सभी साथियों का धन्यवाद। नाम स्वप्निल भामरे है, मैं महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से हूँ। पहले तो मतलब मेरा ऐसा जीवन था कि समाज से बिल्कुल टूटा हुआ था। 16 साल तक तो मतलब पढ़ाई में ही गए, मतलब एक ही रूटीन थी, सुबह उठना जल्दी, काम करना, फिर स्कूल में जाना, फिर शाम को घर आना, काम करना और सो जाना। तो 16 साल तक तो यही पढ़ाई थी, मतलब यही रूटीन थी। उसके बाद पढ़ाई के कुछ साल गए, 6-7 साल, उस वक्त भी वही रूटीन थी, समाज से बिल्कुल टूटा हुआ। लगभग 25 साल तक मुझे मेरे घर के अगल बगल जो लोग थे उनका नाम तक पता नहीं था। लेकिन जब दुबलदन माजरा में अपने गांव-गांव जाकर जो जन जागरण था, उस वक्त जब मैं गया तो मुझे इतना आनंद हुआ कि मैं मतलब अंदर से बहुत उत्साहित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, बहुत खुश हो गया कि इस काम में भी इतना मज़ा आ सकता है। तो जब मोर्चे की ट्रेनिंग होती है तो बहुत आनंद होता है, खुश हो जाता हूँ अंदर से। लोग जो कहते हैं ना कि खुश रहने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, तो मेरे ये पर्सनल विचार है कि आनंद मतलब खुश रहने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। लोगों मतलब हम जितना लोगों से बात करेंगे, लोगों अपने एक विचारों के जैसे लोगों से जितना हम घुल मिल कर रहेंगे, हम उतना ही खुश रह सकते। धन्यवाद। मेरा नाम सुशील कुमार मेहरा, सोनीपत ग्रामनाथपुर का रहने वाला हूँ। जो मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग में सीखा है, समाज में सिर उठाने का अधिकार। जो समाज में कुरीतियाँ चल रही है, जो कि हम देखते आ रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे गांव की समस्या है, हम देखते आ रहे हैं लेकिन उन पर समस्या का कोई समाधान नहीं कर पा रहे हैं। मैं ज़िंदगी में पहली बार माइक पकड़ा है। क्या बात है। ठीक है। पर मैं दिल्ली से हूँ। तो अभी 3 दिन की ट्रेनिंग में जो कुछ हुआ और जो एक्सपीरियंस मिला वो भी बेस्ट और बेटर ही था, और इससे पहले भी जो ट्रेनिंग 1-2 मैंने अटेंड करी है वो भी अच्छा ही था। तो अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली लेवल अप, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं, तो लेवल अप इन द सेंस बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है। तो मैंने 2-4 पॉइंट लिखे हैं, मैं एक एक करके सारे पे बात कर लेता हूँ। जैसे एक चीज़ में क्लैरिटी आई, थिंग्स टेक टाइम। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारी चीज़ों को समझने में टाइम लगता है आपको, तो मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि ये काम नहीं हो रहा तो हो सकता है ये होगा ही नहीं। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि चीज़ों को टाइम लगता है, पहले आप टाइम दोगे तभी जो है आपको वो चीज़ होती हुई दिखेगी। और दूसरी चीज़ है नॉट अ सिंगल वे ऑफ सोल्यूशन। हाँ, डॉक्टर साहब ने कल बोला था कि कोई भी चीज़ का एक सोल्यूशन नहीं होता, बहुत सोल्यूशन निकलते हैं। तो एक इस चीज़ की भी क्लैरिटी आई कि भाई एक आंसर नहीं होता, आंसर बहुत सारे होते हैं चीज़ों के। तो एक क्लैरिटी इस चीज़ की आई। तीसरी चीज़ है वाई पीपल आर ग्रीडी और एंग्री। अच्छा हाँ, जैसे कल डॉक्टर साहब ने बताया था कि लोग लालची क्यों होते हैं और
मतलब गुस्सा क्यों होता है उनके अंदर। तो गुस्से का रीज़न भी समझ में आया। डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 रीज़न थे, या तो वो नहीं था या वो मतलब उसके पास वो उस चीज़ में वो देख रहा है, मतलब जैसे पैसे वाली बात थी कि पैसे से ही वो हर चीज़ काउंट कर रहा है, इसलिए वो उसको डर है पैसा चला गया तो लोग तो है नहीं तो आने भी नहीं वाले। एक इस चीज़ में भी क्लैरिटी आई। मेरे ख्याल से आप सब लोगों में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके सेम पॉइंट्स होंगे, जो सेम चीज़ आपको समझ आ रही होंगी। और एक चौथा पॉइंट है टू हेल्प अदर्स नीड इट। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बोला कि जैसे आप अपनी हेल्प करते हो, अपनी तो सभी करते हैं, अपने माँ बाप भाई बहन सबकी, लेकिन आप अपने से पहले दूसरों की हेल्प करोगे तो आपको अंदर से एक मतलब फीलिंग अच्छी आएगी। तो मैं भी दूसरों की हेल्प करने की सोचता हूँ और करता भी हूँ, लेकिन मुझे इसमें एक और क्लैरिटी समझ में आई कि हेल्प एक्चुअली सबकी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अभी उस लेवल पे है नहीं, आप उनकी हेल्प करोगे तो आप ही उनके एक तरीके से कल्प्रिट बन जाओगे। तो उस चीज़ की भी क्लैरिटी आई कि हेल्प किसकी करनी चाहिए पहले आपको उसकी समझ। और एक डॉक्टर साहब ने बात बोली कि भाई हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। आप सब हम सभी लोग एक्चुअली पहले मतलब यहाँ जुड़ने से पहले और मिलने से पहले एक दूसरे से एक दूसरे में मतलब एक दूसरे को जानने से पहले यही सोचते थे कि भाई पैसा और लाइक मतलब लग्जरी ही लाइफ होती है। लेकिन डॉक्टर साहब ने अपनी वीडियोस में ही बहुत बार एक्सप्लेन करा है कि हेल्थ अगर नहीं होगी तो आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो हेल्थ ही बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जैसे अपने सिसोदिया जी हैं और अपने मनीष भाई हैं, सॉरी सचिन भाई हैं, तो इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। और सचिन भाई आप वोकैबलरी के वर्ड्स बड़े अच्छे बोलते बीच बीच में, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना। और एक डॉक्टर साहब पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है। डॉक्टर साहब ने एक पता नहीं किसी अपनी एक वीडियो में एक बात कही थी, वो अपने पापा के बारे में ही कही थी। जैसे डॉक्टर साहब के फादर साहब को खेती बहुत पसंद है, डॉक्टर साहब को एजुकेशन पसंद है, तो कुछ एक खेत का ही एक एग्जाम्पल था कि खेत में मतलब क्रॉपिंग कर रहे थे तो पेड़ की छाया आ रही थी मेरे ख्याल से, तो पेड़ को काटने की बात हो रही थी। तो डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से उसे एक्सप्लेन करा अपने पिताजी को कि पिताजी एक बात बताओ कि ये पेड़ है, ये इतनी जगह पे मतलब छाया दे रहा है और आप कह रहे हो इतनी जगह के लिए मुझे पेड़ काटना है। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल की कैलकुलेशन कर लो, ये इतनी जगह आपको कितनी क्रॉपिंग करके देगी, मतलब कितना अनाज देगी, उसकी कैलकुलेशन कर लो और इस पेड़ की कैलकुलेशन कर लो कि कितने सालों से है और कितनी ऑक्सीजन दे रहा है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि उनके पापा को ये बात समझ में आ गई। तो कैलकुलेशन, मुझे भी ये समझ में आया कि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर चीज़ को अगर आप कैलकुलेट करके अगर आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एक कैलकुलेशन वाला पॉइंट था। अच्छा, एक और पॉइंट था, कल जैसे डॉक्टर साहब कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अपने क्वेश्चन बताओ, अपने सवाल बताओ, तो एक पॉइंट मेरे दिमाग में भी था बट मैंने कल पूछा नहीं, पता नहीं क्यों दिमाग में आया नहीं आया, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, बट फिर अब आज चांस मिल गया खुद ही बोलने का तो मैं बोल ही देता हूँ। जैसे कल डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, बात करते करते कह रहे थे कुछ, जैसे अभी जयपुर में मेरे ख्याल वो केस हुआ है लड़की वाला, 13 साल की बच्ची वाला और वो 32 लोगों वाला, मतलब मैं उस पर कुछ क्लैरिटी चाह रहा था और पूछना चाह रहा था, तो मुझे कुछ क्लैरिटी थोड़ी बहुत अपने आप ही आ गई। और फिर मतलब मैं आपके साथ भी ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मतलब 13 साल की बच्ची ही होती है यार, 13 हो 14 हो 15 हो, पहले 1 फिर 2, मतलब 32 लोगों का दिमाग इतना कैसे ख़राब हो गया कि उन्हें और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। एक मतलब वो इंसान क्या, वो तो हैवान ही हो गया एक तरीके से। और ये जिस स्पीड से चीज़ें बढ़ रही हैं, अभी हमें लग रहा है नहीं हम यहाँ से हैं, दूर है, दूर कुछ नहीं है, पास तो आपके बहुत जल्दी आ ही जाएगी अगर आप नहीं समझे और आपने कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करा। तो पॉइंट मेरा ये था, आप जितनी मर्जी हेल्थ ठीक कर लो, जितना मर्जी अपने फैमिली, अपने मम्मी पापा पेरेंट्स, इवन भाई बहन, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, बच्चों के बारे में सोच लो, लेकिन आपने दूसरे के बारे में नहीं सोचा ना, फिर तो मतलब फेलियर में ही काउंट हो जाओगे और एंड में कुछ नहीं मिलने वाला। तो बस मेरा तो ये एक्सपीरियंस था। थैंक यू। क्रांतिकारियों को राम राम। राम राम। मेरा नाम रघुवीर सिंह डोडिया है। मैं मध्य प्रदेश के ताल नगर छोटे से गांव में रहता हूं। मैं पेशे से एक शासकीय शिक्षक हूं। मैं स्कूल में बच्चों को मैंने वैक्सीन नहीं लगाई, अपर आईडी नहीं बनाई और गांव वालों को भी नहीं लगने दी। और ये मैं जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन
और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के विषय में मैं जहाँ भी बैठता हूँ, चाहे 5 व्यक्ति हो, चाहे 20 व्यक्ति हो, चाहे 2 व्यक्ति हो, मैं इन के खिलाफ कि आने वाले समय में क्या होने वाला है इस विषय में चर्चा करता हूँ। अपार आईडी के विषय में भी 400-500 टीचरों के बीच में जब मेरे स्कूल का 0 आता है तो सबसे पहले मुझे पूछते हैं, मैं मना कर देता हूँ और फिर मेरी बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से फाइट होती है इस विषय में कि जो है आपका ये गेम जो चल रहा है और आप भी बताइए आपके साथ क्या हो रहा है। अपने दिल पर हाथ रख के स्वयं से प्रश्न पूछिए कि जो मेरा शरीर 18-19 में था और आज 21-22 में है, क्या है ये? वो शर्मिंदा हो जाते हैं। ऐसे गांव में मैं जाता हूँ, चर्चा करता हूँ, वो बोलते थे कि आप सर सही बोलते हैं, आपकी बातें सही निकल रही है। और हम आज जो बोल रहे हैं, जो 20 में हम बोलते थे वो 25 तक साबित हो चुकी, और अब हम आज जो बोल रहे हैं कि आने वाले 2030 तक क्या होने वाला है। आप एक बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो आप एक जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक वचन दे रहा हूं, एक आंधी तूफान सुनामी आने वाली है जनता सरकार मोर्चा की। आज बच्चे बच्चे के मुंह पर जनता सरकार मोर्चा का नाम हो गया है। आज हर व्यक्ति के मोबाइल में, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के मोबाइल में डॉक्टर साहब का नाम और जनता सरकार मोर्चा का नाम चलता है। काम दुनिया में सभी करते हैं लेकिन नाम हर कोई करता है। जैसे डॉक्टर साहब जो आज जो नाम है कमा रहे हैं, काम दुनिया में मैं कर रहा हूं, आप सब कर रहे हैं, लेकिन एक काम के साथ एक नाम जुड़ना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो आने वाला समय है हमको सावधान रहना है। और अब एक मैं 15 अगस्त को 26 को रिटायरमेंट होने वाला हूं। अब मैं बिल्कुल खुलकर बिल्कुल एक गांव में जाकर सुबह शाम दोपहर में, अभी मैं एक बंधा हुआ हूं ताकि मैं अपना समय नहीं दे सकता। मेरा भी एक कुछ सरकारी नियम होता है, तो अभी वो समय आ चुका है। मैं बिल्कुल एक आप लोगों के क्रांतिकारियों के आशीर्वाद से जाऊंगा गांव में और लोगों को जगाऊंगा। और वैसे भी मैं जगाता हूं, जब मैं अभी सर्विस में होते हुए नहीं डरा है, इनसे बिल्कुल बराबर टक्कर ली। मेरे को तनख्वाह रोक दी गई, मैंने और पीएम ऑफिस में मैंने लेटर भेजा, 15 प्रश्न पूछे कि आपने इसमें ये वेस्लिन में क्या क्या मिलाया है। मैंने पायंट से पूछा कि इसमें क्या क्या है, और मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ जजमेंट है। और मेरे बिल्कुल मैं बात करता हूं अधिकारियों से तो बिल्कुल प्रूफ के साथ बढ़ता हूं। लेकिन मैं जब डॉक्टर साहब से जुड़ा हूं तब से मेरे में इतनी हिम्मत आ गई कि कोई भी हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसके आंखों में आंखें डालकर बात करना। कहते हैं ना कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। अगर आप बिल्कुल हिम्मत करेंगे तो आपके साथ वाहिगुरु है, भगवान है, राम है, कृष्ण है, सभी आपके साथ में है। डरना नहीं है, डरना है तो उस 1000 हाथ वाले से, 2 हाथ वालों से, हाथ पैर वालों से नहीं डरना। बस मुझे इतना ही कहना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी क्रांतिकारियों को। भारत की हुंकार है, जोर जुल्म की टक्कर में हम तब जीतेंगे। जय हिंद। परसों आ गया था ट्रेनिंग में और विशेष मेरा समय तो सोने में भी था, लेकिन जगते समय जो मैंने यह अनुभव किया कि इस 3 दिवस में विशेष मुझे क्या लगा, जो जनता सरकार मोर्चा की 16 मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन, रोटी बेटी माटी, खाद खेड़ा खाप संबंधित जो 16 मुद्दे हैं, ग्राम सभा में जब हम जाएंगे तो इन मुद्दों में जनमानस का सबसे कमज़ोर नस जो है, उस नस का नाम है बच्चा। अगर वहाँ पर जाकर हम उनके बच्चों के हित बताएंगे और ये जो 16 मुद्दे हैं, ये सारे के सारे मुद्दे बच्चों से जुड़े हुए हैं। जो आज बच्चे हैं कल वो युवा होंगे, प्रौढ़ होंगे, और प्रौढ़ होने के बाद वो भारत के हिस्सा बनेंगे। जब हम जनमानस को जाकर ये बताएंगे कि आपका मुद्दा बच्चों का मुद्दा है तो हमारे समर्थन में अवश्य आएंगे। यह 3 दिवस की ट्रेनिंग में मैंने मूल मुद्दा बच्चा समझा। नमस्कार।
मिलियो है, कोई गलती हुई तो माफ़ कर दियो। और दूसरी बात आ है कि मैं अटे सब पहली एजुकेशन के मुद्दे पर आयो कि आपने बच्चों को क्या टैलेंट पे छाने, क्या कुछ करे भी, ऊपर गांव पर क्या काम करे। तो मना मुद्दा के बारे में तो जानकारी बहुत कम ही, लेकिन जंदा अठ में डॉक्टर साहब वहाँ मुद्दा पर जुड़ियो ना में क्यों एजुकेशन को मामलो बहुत छोटो है, अब तो लाइक बहुत बड़ो गेम है। तो इन बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलियो और जब तो मैं समझ पायो और सब लाइक मेरी मन बढ़िया चीज़ आ लागी कि या मुद्दा के साथ साथ मन फ्रीक्वेंसी और परमात्मा मतलब भी टॉपिक पर है जबकि मन उम्मीद भी को नहीं कि ऑल इंडिया में कट्ठे कोई बाबा परमात्मा का नागन की है, जबकि मन आ चीज़ सीखने को मिली। तो भी चीज़ को मैं डॉक्टर साहब ने बहुत धन्यवाद दूँ। और तीसरी बात आई कि मेरे डॉक्टर साहब को मिलना भी हो, क्योंकि मैं राजीव दीक्षित भाई साहब की वीडियो देखता तो मैं सोचते यार एडो आपने कोई भारत में आदमी को नहीं दूसरो ना, मैं डॉक्टर साहब ਨੂੰ जुड़ियो आंगा विचारू देखे में लग्यो ए तो वापिस ही अपना दूसरा राजीव दीक्षित भाई साहब आएगा। और आपने जैसे पर कुछ लाइना लिखी हूँ मैं कि हम तो जनता सरकार मोर्चा के वो बागी है, वो बागी क्रांतिकारी है जो सत्ता के लिए नहीं सोई हुई आत्माओं को जगाने निकले है। हम जल जंगल जमीन और सिर्फ संसाधनों को नहीं मानते, ये हमारी सांस है, ये हमारी पहचान है। जो इन्हें लूटेगा उसे हमारे सवालों का सामना करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई किसी ताज और कुर्सी के लिए नहीं, उस किसान के पसीने की है जिसे उसी की मिट्टी से बेदखल किया जा रहा है, उस मजदूर की है जिसके हाथों ने शहर बनाए पर जिसका अपना घर अभी भी अधूरा है। वो डर को अपना हथियार समझते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता जब नौजवान का ज़मीर जागता है तो सबसे ऊंची दीवारें भी उसको कैद नहीं कर पाती। हम राखों में दबे हुए अंगारे नहीं, आने वाले सवेरे की पहली चिंगारी है। हमारा इरादा नफरत फैलाना नहीं बल्कि अन्याय के सामने झुकने से इनकार करना है। याद रखना, जब मिट्टी से उठी आवाज़ें एक हो जाती है तो इतिहास बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। राम राम। राम, मैं बूंदी राजस्थान से हूँ और मेरा नाम संजय मेहरा है। 2 दिन में बहुत कुछ बदला है अंदर और सीखा है। एक तो जब भी हम किसी से बात करते हैं गांव में जाके तो पहले 1-2 मिनट में ही पता चल जाता है कि ये बात सुनेगा या ये नहीं सुनेगा या ये क्या कहना चाहता है वगैरह वगैरह। और बदलने में तो बहुत कुछ बदला है। अब तो ये कंडीशन है कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हूँ तो मास्टर जी को पता नहीं क्या होता है। और गांव में व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हूँ तो मास्टर जी को पता चल जाता है ये गांव में जाऊंगा तो ये जीना आराम कर देगा। जब SIR हुआ था राजस्थान में SIR तो मैंने स्टेटस लगाया था तो उसमें नीचे लगा कि गांव में आ गया और मेरे घर आ गया तो मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, सोच समझ गया ना। तो वो आए एक बार और मैंने बात की, फिर वो दोबारा आए नहीं क्योंकि कोई सिस्टम है नहीं इनके पास प्रूफ में, ये तो ऐसे ही फर्जीवाड़े में काम कर रहे हैं। और मैं स्मार्ट मीटर लगाने वाले आए थे गांव में तो मैं अकेला ही भिड़ गया। 5-6 जने थे और मैं छोटा सा बच्चा, भाग गए सारे के सारे। और जो स्मार्ट मीटर लगाए थे वो भी कटवा दिया, अभी फ्री में लाइट चल रही है सभी के जिसको भी लगे थे स्मार्ट मीटर पूरे गांव में, मतलब 10-12 ही लगाए थे। और फिर पता चल गया तो मैं गया ना तो सारे के सारे कटवा दिया और उनको फ्री में लाइट चल रही है। और गांव में जब मैं 8-9 महीने हो गए मेरे को जुड़े हुए तो मैं बोलता था तो लोग बोलते थे कि ये पागल है बातों की। अब उन्होंने लगता है कि इसकी टेस्टिंग हो गई और ये जब बोलता है वो होता है। अब अप्रूव्ड पागल है। अभी मैं परसों यहाँ आया था, उससे 2 दिन पहले एक गांव में गया था। तो एक्चुअली में क्या है कि जनता सरकार मोर्चा के जो भी साथी है जो बातों को बताते हैं और ये कहते हैं कि सुनते नहीं हैं, तो उसके पीछे एक कारण है, कहीं ना कहीं अपन पूरी बात बताते नहीं हैं। जैसे अपन परसों यहाँ पे गए तो बोलते हैं कि हम जल जंगल जमीन जानवर पे काम करना चाहते हैं, तो गांव वाले बोलते हैं कि कटा क्या चाहो, ये तो सब नहीं है, ये तो सुन लिया है, तो इसमें भी लिखा है। तो उसको बारीकी से बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें कैसे खराब हो रही है, कैसे क्या हो रहा है और क्या क्या, वो सब चीज़ें अपने को बतानी पड़ेगी, तब जाके लोगों को समझ में आएगा। शॉर्टकट में बताने से कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि अपन ने जो मोर्चे में आने के बाद में बहुत सारा ज्ञान ऐसा लगता है कि बहुत कम कीमत में मिल गया है। तो अपनों को ऐसा लगता है कि लोगों को 1 मिनट में समझ में आ जाएगा,
तो अपने को खुल के बताना पड़ेगा, तब जाके शायद उनको समझ में आएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं आलोक चौधरी जयपुर से। मैं यहाँ पे पहली बार ट्रेनिंग में आया हूँ। मैं सिर्फ सर का एक वीडियो देख के, रुपये वाला वीडियो देख के वहीं से प्रोत्साहित हुआ और उसके बाद में सर से यहाँ पे मैं खुद चल के संपर्क में आया हूँ। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता। मैं मेरी लाइफ में पहली बार ही माइक पकड़ रहा हूँ स्टेज पे। तो यही है कि जो सर ने बताया हमें कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, वो मेरे को 2 दिन में ऐसा लग रहा है कि मैंने सिर्फ गाँव की समस्या और जो अपने जो 16 मुद्दे हैं उनके ऊपर अपने को गांव में कैसे काम करना है, उसके लिए मेरे को बड़े अच्छे तरीके से सीखने को मिला और यही आगे जाके मैं करना चाहता हूं। और मेरा ये कि दूसरा ये है कि जैसे मेरा गांव है बहुत सारी जातियों और समाज में, पॉलिटिक्स में वहाँ पे अपना मतलब ऐसे बटा हुआ है। तो मेरे को ये लग रहा था कि पहले मैं अपने गांव को बिल्कुल एक चौपाल पे इकट्ठा करके ये सब नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से इतना मतलब सीखने के बाद ये लग रहा है कि ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो मेरा यही है कि सबसे पहले अपने को गाँव की समस्या का ही हल है। ये मेरा 2-3 दिन का जो भी एक्सपीरियंस है वो ये रहा। और दूसरा मैंने एक ये चीज़ देखी, मैं राजस्थान गवर्नमेंट में चिकित्सा विभाग में एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। तो मैं वहाँ पे मेडिसिन में और लैब में दोनों जगह हमारे अलग अलग वहाँ पे ड्यूटियाँ लगती है। तो वहाँ पे जो ये खेल चल रहा है कमीशन खोरी का, बड़ी बड़ी जहाँ पे कंपनियों पे, जिसमें एक छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक के लोग वहाँ पे जो भी शामिल है, वो चीज़ें मेरे को पहले भी समझ में आती थी, लेकिन वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ें यहाँ आने के बाद मेरे को बड़ी अच्छे से समझ में आई। और किन लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है और इसमें आमजन का कितना नुकसान हो रहा है, वो मतलब ये काफ़ी चीज़ें हैं। और हमारे गाँव में एक चीज़ तो पर्टिकुलर वैक्सीनेशन को लेके ये है ही भाई, जब से ये वैक्सीन लगी है वहाँ पे लोगों में जोड़ों में, शरीर में बहुत सारे दर्द और समस्याएं, और ये तो लोग मतलब काफ़ी ये वैक्सीनेशन है जो कोविड वाली लेके इसको जागरूक तो है। बस यही कहना चाहता हूँ। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। अब मेरा नाम सुखविंदर है, मैं कुरुक्षेत्र शाहबाद मारकंडा से हूँ। मैं JSM जनता सरकार मोर्चा में आने से पहले की अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी थी, हर समय एक डर, मेरे अंदर एक डर छुपा रहता था। मैं हर समय एक डर लगा रहता था कि मेरी ज़िंदगी में बनेगा क्या। और जब से मैंने देवेंद्र बलहारा जी को सुना है, मेरी ज़िंदगी का वो डर ख़त्म हो गया। क्योंकि देवेंद्र बलहारा जी मेरे एक गुरु भी हैं, जिन्होंने मेरे अंदर से वो डर को समाप्त किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं अपने भीतर की शक्ति को भूला पड़ा था, जब मेरे कानों में, हमारे 2 कान है, एक भीतर अंदर के कान जो मेरी आंतरिक शक्ति है मेरे शरीर की, और एक बाहर की, मुझे बाहर से सुनाई नहीं देता। मुझे कानों में मेरे मशीन भी लगी हुई है, लेकिन वो मेरे अंदर की आवाज़ ने बलहारा जी को सुना। और मेरे जितने भी भाई बैठे हैं यहाँ, सब बाहर से सुन के नहीं आए। जो भी जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, उनके अंदर की आवाज़ कानों ने सुना, उनके भीतर की आवाज़ ने सुना। वो जितने भी यहाँ बैठे हैं वो सभी यही हैं। और मेरा मानना है कि ये जब तक हम अपने भारतवर्ष के हर इंसान, हर आखिरी व्यक्ति तक उनकी भीतर की शक्ति को नहीं जगाते, तब तक हमारा ये मिशन जल जंगल जमीन, रोटी बेटी माटी, खेत खेड़ा खाप, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीतिक धर्म, तब तक ये हमारा मिशन पूरा नहीं होता, जब तक हम अपने भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति, लास्ट व्यक्ति के तक ये उनकी भीतर अंतर की आवाज़ को नहीं, उनके अंदर तक नहीं हम ये आवाज़ पहुंचाते, जब तक हमारा देश जागृत नहीं होगा। मेरा नाम रोहित है। हाँ जी। रहने वाला मैं सुल्तानपुर का हूँ, जो अयोध्या के जस्ट बगल है, और वो अवध क्षेत्र का भी क्षेत्र है। प्रकृति हमसे कुछ लेती नहीं है, प्रकृति हमें देती है, और जब हम उस स्थिति में आएंगे देने वाली, तब हम उससे कनेक्ट हो पाएंगे। और हम बहुत सालों से लगे हुए हैं, और हमारे अंदर सत्य का बीज था, वो सत्य का बीज ही हमें यहाँ तक लेके आया है। और जब हम उस सत्य को जानेंगे,
सत्य को सही से पहचानेंगे और उसको जब हम अपने जीवन में उतारेंगे, और बलहारा जी हैं, इनके अंदर 100% सत्य को मैंने देखा है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। जब उस सत्य से आपको अपने सत्य को जोड़ोगे तो इनसे आप अपने आप जुड़ जाओगे, और कोई भी होगा जिसके अंदर सत्य होगा वो आपसे जुड़ जाएगा। वो हमारे बीच जितने लोग साथी हैं इसमें हो सकता 100% ना हो, लेकिन ये है कुछ न परसेंट था, इसीलिए हमारे बीच हैं और हम उनके बीच हैं। बस केवल ये है कि 100% तक जाते जाते आप देखोगे कि आप बलहारा से एकदम बलहारा बन गए हो। वही हमारा शास्त्र, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि बताता है कि हम भगवान हैं। भगवान अभी भाई हमारे हैं, ये बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें एनर्जी के बारे में बताया। एनर्जी के बारे में मैं भी जानता हूँ, वो इंग्लिश है, और बलहारा जी कहते हैं इंग्लिश के जो शब्द हैं वो आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं और उसका उपयोग हम करते हैं। तो बात ये होती है, हम जो कहते हैं उसको करने में कब लाएंगे, कैसे उससे दूरी बनाएंगे और हम अच्छी चीज़ों को अपनाएंगे। भैया से हमने पूछा कि इस एनर्जी का हिंदी क्या है, अभी मैंने सर्च किया है तो उसकी हिंदी जो है ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को फिर आप संस्कृत में पूछोगे तो उसकी जो 4-5 मीनिंग आई, उसके पास मीनिंग भी सही नहीं है। तो उसमें 4-5 में मुझे एक चीज लगा, प्राण। आप देखोगे वही प्राण की बात सारे धर्मशास्त्र, सारे विद्या आपकी करती है, और वही प्राण आप में है, हमारे में है, सारे जीवों में है। अगर हमारी प्राण हत्या जितनी अविश्वसनीय है, जितना मतलब निषेध है, उतनी ही किसी की भी जीव हत्या, किसी भी जीव की हत्या, किसी पेड़ की हत्या, वो हत्या ही है। और भाई ने बोला भाषा शब्द ये माने नहीं रखते। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें आप जैसे अभी धातु के बारे में बात करते हैं, सोना चांदी धातु है, पहनना चाहिए। तो ये हमारे देवी देवता देखेंगे कि किसी के जीवन में, किसी के गले में कोई भी ऐसी धातु नहीं है जो जान अच्छी हो और न हो। और वो धातु, जितने शब्द बनते हैं उसमें धातु होती है, वो शब्द को धातु के रूप में संस्कृत प्रकट करती है। और भाई ने बोला कि जैसे कोई शब्द होता है वो आपकी एनर्जी को अप डाउन करता है, तो डाउन अप होता है तो गाली, जैसे आप एक शब्द मानते हैं गाली, तो गाली आपकी एनर्जी को डाउन करता है। अगर आप उसी में अच्छे शब्द इंक्लूड करते हो तो वो आपकी एनर्जी को अप करता है। और भाषा, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे मैंने सुना है कि उस पूरे संस्कृत में 5 लाख से ज़्यादा शब्द हैं, उन शब्दों में किसी भी गाली का शब्द नहीं है। तो इससे एक चीज सिद्ध होता है कि जिसने उस भाषा को बनाया उस एनर्जी के लेवल पे वो था कि वहाँ उस गाली का कोई शब्द नहीं था, आपकी एनर्जी को डाउन करने का कोई शब्द नहीं था। तो सबसे मेन चीज है, हम अपने मूल में लौट रहे हैं और उसकी यात्रा हमने चालू की है। तो उसका जो लास्ट सोर्स हमें मिला है उसका मूल केवल सत्य है। अगर आप 100% सत्य के साथ जीना शुरू करोगे तो जितने ये आडंबर दिख रहे हैं, जितने भी आपके परिप्रेक्ष्य में जितने भी षड्यंत्र चल रहे हैं, वो षड्यंत्र अपने आप कटते हुए चले जाएंगे और हम काट देंगे केवल सत्य के बल पे। और कोई भी, हमें लगता है, हमारा विचार है कि सत्य के अलावा कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है जो एक दूसरे के बीच में हमें जोड़ सके और लंबे समय तक जोड़े रहे। अगर हमारे अंदर 1% भी बेईमानी होगी तो उतना हम आपसे टूट जाएंगे। अगर 100% हम बलहारा की तरह ईमानदार होंगे तो हम बलहारा बन जाएंगे। किसी को और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल सत्य की ज़रूरत है, बस। धन्यवाद। जब बलहारा जी इंजीनियरिंग विलेज खराड़ी का वो जब जेल में थे तब उनका जिक्र कर रहे थे, तब से मैं इनसे जुड़ा हूँ। और हमें भी अभी लड़ने की जो प्रेरणा मिली है वो जनता सरकार मोर्चा के साथियों से और डॉक्टर देवेंद्र बलहारा से। हमने अभी जो सरकार में जो छोर लोग बैठे हैं उनको परखने के लिए हमने एक RTI डाली थी, जो 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था यूँ करके। तो उन्होंने जो जवाब आया है हमारे पास कि प्रश्न स्पष्ट नहीं है, इसलिए हमने भी मान लिया है कि सरकार में जितने भी छोर बैठे हैं वो छोर ही है, कोई अपनी सेवा में नहीं लगा हुआ है। जोहार। सवाल क्या है RTI के, जो
हमने पूछे हैं वहाँ पे। साथियों, मेरा जो पहला सवाल था, हम 15 अगस्त को आज़ादी मना रहे हैं, वो किस बात की आज़ादी मना रहे हैं? किससे आज़ाद हुए? हाँ, किससे आज़ाद हुए? हाँ। और दूसरा जो था, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था वो HPV वैक्सीन जो लग रही है, ये किसके मतलब किसने बोल रखा कि ये वैक्सीन लगवाई? तो आप प्रश्न कैसा पूछेंगे? पहला प्रश्न आप पूछेंगे कि 15 अगस्त को देश किससे आज़ाद हुआ? पूछा जा सकता है ना भाई, किससे आज़ाद हुआ? यानी कि हम किसी के गुलाम होंगे, उसी से तो आज़ाद होएगा, हैं? तो वो आगे लिख दोगे उस प्रशासन का, उस शासन का नाम लिख दो भाई, कौन सा शासन था वो, कौन शासन प्रशासन था जिससे हम आज़ाद हुए। दूसरा प्रश्न इसके अंदर हो जाएगा कि भाई जिससे आज़ाद हुए थे, 14 अगस्त तक हम जिसके गुलाम थे, गुलाम कब हुए थे? हाँ, तो लिखी होगी, कोई डेट होगी ना, कोई तारीख होगी, ठीक है। तीसरा प्रश्न आप पूछ सकते हैं इसके अंदर कि हम पहले किसके अधीन थे, यानी किसकी स्वीकृति। जैसे आप लोग बैठे हुए हो, मैं यहां से फोन करके, मैं यहां से अनाउंसमेंट करके बोल दूं कि कल से आप गुलाम हो मेरे, मैं ऐसे ही बोल देता हूं ना, लिख देता हूं, तो ऐसा कहने से मैं गुलाम हो जाओगे क्या आप? मतलब जब तक आप कुछ नहीं बोलेंगे तो आपकी मौन स्वीकृति मान ली जाएगी, परंतु आपने कुछ बोल दिया तो आप गुलाम नहीं माने जाओगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको रिप्रेजेंट कौन करता है। यदि मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं और तब ये बात बोलूं तो ही आप गुलाम माने जाओगे, या आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रखा है 20-50 लोगों ने, और वो आदमी कह दे कि ठीक है जी मैं उनका प्रतिनिधि हूं और उन्होंने कह दिया है कि हम गुलाम हैं, कोई तो हम मान लेंगे। इस तरह से 1947 से पहले ये देश जो है वो इस फॉर्म में नहीं था जिस फॉर्म में आज दिखाई दे रहा है, जिसको आज भारत माता बोलते हैं। भारत देश जो था ये इंडियन कॉन्टिनेंट था ये, और इसमें रहने वाले जो गांव थे, हर गांव अपने आप में एक राज्य था, हर गांव की अपनी अर्थव्यवस्था, हर गांव का अपना लेन देन, ठीक है, हर गांव का। और आज भी अपने देश के अंदर ऐसे गांव मौजूद हैं जहां पैसा, रुपया, नोट नहीं चलते, सिर्फ सोना या चांदी ही आपस में लेन देन में होता है। आज भी है जहां घरों में लोगों के पास ट्रक भर भर के सोने हैं, चांदी हैं, ट्रकों में। कोई उधार लेने आता है, चांदी उधार देते हैं, ब्याज में चांदी लेते हैं, चांदी देते हैं, चांदी लेते हैं। सामान लेना हो, सामान देना हो, कुछ भी हो, चांदी के बदले ही सामान मिलेगा, चांदी के बदले ही सामान लेंगे। तो उनके पास धन की कभी आज तक कमी नहीं आई। महाराष्ट्र में है, अपने साथी हैं, उनका गांव है, वो उन्होंने बताया था कि अभी 4 भाई अलग हुए तो 2 भाइयों को अंदर मिल गया मकान, 2 भाइयों को बाहर मिल गया, जैसे गांव बारवाड़ी होता है। तो कह रहे वो जो 2 अपना सामान लेके जाने थे तो गाड़ियों में भर भर के चांदी लेके गए थे, बैलगाड़ी जो होती है। तो बचने की जो बात होती है ना, समृद्ध जो गांव होगा और इकट्ठा संगठित गांव होगा, उसकी तरफ देखने की औकात किसी की भी नहीं है, चाहे कितनी बड़ी पुलिस हो, कितना ही बड़ा तंत्र हो। झगड़ा वहीं होएगा अगर पूरे गांव में नशा, अपराध और नैतिक मूल्यों का हनन आ गया, उसी गांव को कंट्रोल किया जा सकता है केवल। इसलिए हमारे महापुरुषों ने सारी चीज़ों से ऊपर इन चीज़ों को अहमियत दी है कि आदमी की वैल्यू को समझो, आदमी की वैल्यू को समझो, आदमी को समझो। और आदमी ने आदमी की वैल्यू को छोड़ के बाकी सब चीज़ों की वैल्यू कर दी, तब से ही हम लोग गुलाम हुए हैं। बेसिकली ये मानसिक गुलामी है जो नज़र नहीं आती। जो हाथी को छोटी सी रस्सी बांध देती है वो मानसिक गुलामी है। हम सारे हाथी हैं मतलब, और हमको छोटी सी उस चीज़ों ने बांध रखा है जो बड़ा आसान है। आने वाले टाइम में आपको दिखाएंगे कैसे टूटेगा। जाओगे जो कि ये नोट है असली रुपए का, तो वो वैल्यू नहीं होती, लेकिन उसको उसके बराबर मान लिया जाता है। जैसे भाई विधायक जी आए नहीं है, उन्होंने अपने सचिव को भेजा है, विधायक जी आए नहीं, उन्होंने अपना बंदा भेज दिया, तो लोग विधायक को आया हुआ मान लेते हैं,
आया नहीं होता, मान लेते हैं। इसी तरह से इस नोट को आपने मान लिया कि ये रुपया है, सिक्के को भी आपने मान लिया। तो हम सारे के सारे जो है बेसिकली सिक्के हैं, रुपया है, छोटा है, कोई बड़ा नोट है, कोई छोटा है, कोई चुन्नी है, कोई ठन्नी है, कोई रुपया है, यो है। ये धन है ही नहीं है। जब से लोगों ने निर्धन को धन मानना चालू किया, जब धन नहीं था जो, उसको जब धन मानना चालू किया, तभी से हम निर्धन हो गए। यानी हमारे पास धन रहा ही नहीं, हम सब के पास वो नोट इकट्ठे हो गए जो असली धन है ही नहीं, जो बढ़ेगा नहीं, हमेशा घटेगा। जिसके पास भी रुपया होगा वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ घटेगा, बढ़ ही नहीं सकता, वो किसी भी हालत में नहीं बढ़ सकता, ऑप्शन ही नहीं है बढ़ने का, क्योंकि वो है ही नहीं धन। कैसे बढ़ेगा? केवल धन बढ़ सकता है, बाकी जो पैसा है, मतलब जो धन नहीं है वो नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए जब से जिस भी परिवार ने पैसे को अहमियत दी, सेहत के मुकाबले, परिवार के मुकाबले, लोगों के मुकाबले, नैतिकता के मुकाबले, पशु के मुकाबले, पेड़ के मुकाबले, अनाज के मुकाबले, धातु के मुकाबले, मेहनत के मुकाबले जिसने पैसे को अहमियत दे दी, वो आदमी निर्धन होता चला जाएगा, खाली होता चला जाएगा। उन्हीं के परिवारों में देखो आज आप, मतलब उनको लगता है सब कुछ है। जब आप बैठोगे ना बैठक में तो चौड़े होकर कहेंगे हमारे पास सब कुछ है, पर जब वो अपने घर जाते हैं तो उनको ऐसा फील होता है जनो कुछ नहीं है, खाली खोखले, अंदर से टूटे हुए, डिप्रेशन में, मतलब खत्म, कुछ है ही नहीं फैमिली के अंदर। तो उनको लगता है किस चीज़ के लिए कर रहे कुछ नहीं पता, सारा सिस्टम ऐसे गड़बड़ाया हुआ है। तो ये सिस्टम जो है ये ये नोट की बदौलत है, नकली जो नोट चले हुए हैं। पर चूंकि हम अगर प्राइमरी टॉपिक नोट ले लेंगे तो लोगों को लगेगा शायद ये लोग लोन वाले लोग हैं, शायद ये लोग हमको लालच में डाल करके ये करने वाले आते हैं। गांव में जाओगे तो आपको बहुत से लोग बोलेंगे कि हम कर्जे में हैं, उनकी सोल्यूशन उनको इस तरीके से बोलो ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, इन्हें तो कर देंगे, कोई चक्कर ही नहीं है, तुम सीखो और तुम लड़ लोगे। बाकी जो असली प्रॉब्लम वो समझ की है, जिसके लिए समय देना है। यानी आप ये समझ लेना, जैसे शुरू में बहुत से लोगों ने हमारे को बोला था कि यार ये लोन वाला मुद्दा ना गजब, इससे लोग जुड़ेंगे। इससे लोग जुड़ेंगे नहीं, इससे लोगों को पता चलेगा, सिर्फ लोग इसको इंटरेस्ट लेकर के सुनेंगे, लेकिन इससे जुड़ेंगे नहीं। जुड़ने का एकमात्र रास्ता यही है कि जब वो व्यक्ति भी वही चाहता है जो हम चाहते हैं, या अगर वो आज नहीं चाहता है तो उससे हमको इतनी बात करनी पड़ेगी कि हम उसे उस फ्रीक्वेंसी पे ले आए कि वो भी चाहने लगे कि हमको वही करना है। जैसे बहुत से लोग यहाँ आए हैं, हो कोई ऐसा जो पहले ऐसा नहीं सोचता था लेकिन मोर्चे की ट्रेनिंग के बाद सोचने लगा कि हम भी यही करेंगे, करियो हाथ खड़ा। ये देखो, वो जो आए किस और सोच कर थे, लेकिन जब पता लगा और फिर उन्होंने देखा कि वो इसी फ्रीक्वेंसी पे आ गए, तो अब वो जुड़ गए। मतलब जब वो उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे, उससे पहले वो नहीं जुड़ेंगे। हाँ, मैं भारत के उन तमाम क्रांतिकारियों जो कि 1947 के पहले शहीद हुए 7,32,780 क्रांतिकारियों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर भारत के तमाम राज्यों से आए हुए क्रांतिकारी जो कि अपने अपने स्तर पर अपना अपना वर्चस्व, अपना अपना कार्य, लोगों का जमीर जिंदा करके घर घर जा करके लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जिस प्रकार से जागरूकता चल रही है, इससे लगता है कि आने वाले समय में जिस चीज का सपना हमारे शहीदों ने देखा था, हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था, वैसा भारत हम बना पाएंगे। और आज जनता सरकार मोर्चा वह काम कर रहा है जो कभी हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी ने किया था। उस समय उन्होंने क्या किया था कि देश के जितने भी क्रांतिकारी थे, जो पंजाब के थे वो पंजाब में थे, जो यूपी के थे वो यूपी में थे, हर कोई क्रांति कर रहा था, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह होकर के नहीं कर रहा था। और यही बात जो अलग अलग क्रांतिकारी अलग अलग जगह से लगे हुए थे, उन्हीं को एकत्रित करने के लिए जो जिस मुहिम के अनुसार
जनता सरकार मोर्चा के गुरुतुल्य माननीय डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी और वीरेंद्र सिसोदिया जी और इनकी जितनी भी टीम है, हम उसको तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। और जैसा कि जितने भी भाई आए हैं उन्होंने यह बात बताई कि हाँ ये होता है, हम गांव में जाते हैं, गांव वाले सवाल जवाब करते हैं। एक बात आप समझ लो, हमको जब ये बात समझने में, मुझको स्वयं बता रहा हूं, 2022 में मैंने स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी को सुनना चालू किया था, तब उनके धीरे धीरे एक एक वक्तव्यों को छोटे छोटे जब मैंने सुनना चालू किया तो हमको सिर्फ और सिर्फ पत्रकार, न्यूज, हर चीज के माध्यम से एक पक्ष दिखाया जाता है, दूसरा कभी नहीं दिखाया जाता है। तो हम जब शुरू में जब एक पक्ष 15 साल 20 साल से देखते हुए आए हैं तो हम ये कैसे मान लेते हैं किसी की भी आदमी को 10 मिनट या एक दिन में हमारी बात समझ में आ जाएगी। अगर हमको समझने में 2-3 साल 4 साल लगे हैं तो उनको भी समझने में समय लगेगा, और जब तक हम वो समय उनको नहीं देंगे उनके बीच में जाकर के, तब तक कोई बदलाव होना संभव नहीं है। जिसका मैं व्यक्तिगत अनुभव किया हूं कि जब जैसे मैं शुरू में किसी के पास जाता हूं, वो कोई भी रहने दो, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे बात करता हूं, तब वो मुझे पहले जब उतने समय में चला आता हूं तो वो कहते हैं इसका दिमाग खराब है, ये पागल हो चुका है, इसकी बातें मत सुनो। लेकिन जब वही बात 3-4 घंटे 5 घंटे जब लगातार उनके साथ में बैठ करके अपना विचार विमर्श करता हूं और बताता हूं कि ये चीजें गलत हैं, ये सही हैं, जब उसको पूरा समय देता हूं तब लोग कहते हैं कि हाँ तुम्हारी बात में सच्चाई है। और अभी थोड़े दिन पहले जब हमारे देश में भारत तिवारी का इनकाउंटर हुआ था तो मुझे जो लोग जानते थे कि मैं इन पार्लियामेंटों में बैठे बड़े बड़े चोर उचक्के और गुंडों का विद्रोह करता हूं, तो वो क्या कह रहे थे कि तुम्हारा भी हश्र भरत तिवारी जैसा होगा। तो मैंने एक बात कहा, राह में खतरे भी हैं मगर ठहरता कौन है, राह में खतरे भी हैं मगर ठहरता कौन है, मौत कल आनी है तो आज आ जाए, डरता क्यों है। लेकिन डर सिर्फ एक ही बात का है कि जब भी मौत आए मैं डरा हुआ ना लगूं, मेरी आंखों में यही जज्बा हो और मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए लड़ रहा हूं। जगदीश सिंह, मैं भरतपुर राजस्थान से रहने वाला हूं। सरकार में नौकर हूं जनता का, और मेरा मकसद है कि मेरे जैसे जो नौकर लोग बैठे हैं सरकार में, उस विभाग में, वो उनको सच्चे तरीके से अपना जमीर जगा करके जनता के बीच आना पड़ेगा, क्योंकि अब नौकर ने बताना पड़ेगा कि मालिक ये गलत हो रहा है और ये सही हो रहा, नहीं तो उन नौकरों का पिटने का नंबर सबसे पहले आओगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। भाई मालिक नौकर क्यों रखे है? क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां आदी हो जाती हैं। जैसे एक बढ़िया है, वो नौकर क्यों रखेगा जी? क्योंकि वो काम करके देता है उसके लिए। और वो नौकर अगर अपनी बुद्धि से चलने लग जाएगा उस बढ़िया के खिलाफ, तो वो उसने नौकर रखेगा क्या? नहीं रखेगा ना। तो ये जितने भी नौकर बैठे हैं, पहले तो इनको अपनी बुद्धि चलानी पड़ेगी। अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो फिर ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि नौकर क्या है, अपनी बुद्धि से कभी नहीं चल सकता जी, ये रियल है। और कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ क्या है, सबको मौका दिया जाता है। क्योंकि सबके अंदर एक ना एक खासियत बसी हुई है जी, सबके अंदर है, क्योंकि प्राण तो सबके अंदर है परमात्मा के दिए हुए। अब उनके लिए समझ देने के लिए ये प्लेटफॉर्म है जी। अब समाधान आपको निकालना पड़ेगा, मानते हो? समस्याएं बतेरी हैं, समझ इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, समाधान आपको निकालना पड़ेगा। अब वो समस्या क्या है, वो सब आप लोगों को अपनी अपनी समस्याएं पता है कि अच्छे लोगों का जीना मुश्किल है समाज में, तो ऐसा नहीं है। ये प्लेटफॉर्म
यहाँ आकर बताता है कि अच्छे लोगों का जीना ही नहीं, अच्छे लोग जीना सिखाते हैं। समाज में अच्छे लोगों का जीना मुश्किल नहीं, एक दिन अच्छे बन के तो देखो, तुम्हें कितने आनंद की अनुभूति होती है, प्रकृति से जुड़ के तो देखो। क्योंकि जो काम हमें मशीन देने लग रहे हैं ये लोग, हर चीज़ को काम को करने के लिए, वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हर काम हम हाथ से किया करते थे, जैसे पेड़ों को काटना, हमारा खेती हो गया, सब कुछ हो गया, तो उन पौधों के अंदर एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, जो आप उन्हें टच करते हो। हमारे बुजुर्ग 2-2 बजे तक बोला दलिया पी के ही काम कर रहे हैं जी। क्यों? क्योंकि आधी ऊर्जा वहाँ से भी ले रहे हैं, आधी ऊर्जा सूरज से भी मिल रही है उनको। बहुत सारी चीज़ें, इनको समझने के लिए बहुत आपको डीपली भी चलना पड़ेगा मेरी समझ से। और गुरुजी के लिए एक है, मानना ना मानना वो सबके लिए अलग अलग होता है। क्योंकि गुरु और चेले का सिस्टम ऐसा होता है जी कि आप तो किसी को गुरु मान लेते हो, गुरु ने भी चेला मानना पड़ता है, तभी वो गुरु चेला होता है। और गुरु और चेला आज तक का इतिहास उठा के देख लेना, दो ही बहुत है जी, दो ही बहुत हैं। अब ये बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमारे जनता के नौकर कि सरकार के नियमों के खिलाफ हम नहीं जा सकते। तो पहले तो नौकरों तुम समझो कि सरकार कौन है, और उसने आपके ऊपर कोई नियम नहीं बना रखा जी, उसने आपके ऊपर कोई नियम नहीं बना रखा। आप वास्तविकता में नौकर हो, ये आपको मानना ही पड़ेगा। अब भाई ने बोला कि 32 लोगों का दिमाग एक साथ कैसे खराब हो सकता है, तो आपको फ्रीक्वेंसी भाई ने अभी बता दी कि आपको कैसे खराब करना है। मोबाइल सारे यूज कर रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, एक से रिलेटेड वीडियो आने लग जाती है, क्योंकि एक मानस ही है जिसने रैम और रोम 2 मेमोरी बनाई है। परमानेंट मेम्ब्रेन अभी मानस के पास है, और वो कुत्ते उस परमानेंट मेम्ब्रेन को खोजना चाहते हैं, इसलिए आपके हाथ में मोबाइल दिया जी। अब आगे है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं,